हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 14, जो कि है शेर, पहचान और चार हाथ और साझा। इसके जो लेखक हैं वो हैं असगर वजाहत जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असगर वजाहत जी का जो जन्म है वो फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो फतेहपुर में हुई। उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की। ठीक है, सन 1955 से 56 से ही असगर वजाहत ने लेखन कार्य जो था वो प्रारंभ किया। शुरू में उन्होंने विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। उसके बाद में वे दिल्ली के जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। वजाहत ने कहानी, उपन्यास, नाटक, लघु कथा लिखी हैं और उसके साथ साथ ही उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। ठीक है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल और सब कहाँ कुछ, आंधी बानी, आधी वानी, मैं हिंदू हूँ, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति समीदा, जिस लाहौर नहीं देखा, अकी, सबसे सस्ता गोशत और रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा सात आसमान, कैसी आगी लगाई। असगर वजाहत की भाषा में गंभीर्य, सबल भावा अभिव्यक्ति और व्यंग्यात्मकता है और मुहावरों तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग से उसमें सहजता एवं सादगी आ गई है। असगर वजाहत ने गज़ल की कहानी, वृत्त चित्र का निर्देशन किया है और बूंद बूंद धारावाहिकों का लेखन भी इन्होंने किया है। शेर, पहचान, चार हाथ और साझा इनकी चार लघु कथाएं हैं और शेर जो है उसमें जो व्यवस्था है, शेर उसका प्रतीक है। ठीक है, उसमें व्यवस्था दिखाई गई है, जो हमारी जो सरकार है उसके बारे में उसमें ऐसी सब चीज़ें दिखाई गई हैं। उसके बाद जो हमारा जो पहचान है उसमें राजा जो हैं वो किस प्रकार से बहरी, गूंगे और अंधी प्रजा को अपने इशारों पर नचाते हैं, वो चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, चार हाथ जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है और साझा में जो उद्योग है उस पर जो कब्जा जमा लेते हैं पूंजीपति, उन पर उन्होंने वक्तव्य किया है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, शेर। सबसे पहले यहाँ पर जो शेर है इसमें जो हमारे पास शेर जो कहानी यहाँ पर बताई गई है, इसमें जो शेर है वो ऐसे बताया गया है कि वो एक व्यवस्था का प्रतीक है और जिसके पेट में अनेक सुख सुविधाएं हैं। प्रत्येक जानवर किसी ना किसी, यानी कि जो शेर है उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं और हर एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर जानवर दिखाए गए हैं, तो हर एक जानवर किसी न किसी सुख सुविधा को की वजह से या किसी न किसी सुख सुविधा को पाने के लिए शेर के मुंह में जाता है, लेकिन वापस कभी लौट कर वापस नहीं आ पाता, क्योंकि वो वहीं पर किसी न किसी प्रकार से वहाँ पर अटका रह जाता है या किसी न किसी वजह से वो वहीं पर रह जाता है। ठीक है, लेखक जो हैं वो शहर और आदमियों की जो है यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, कसाई से बचने के लिए शहर जो है वो शहर छोड़कर जंगल की ओर भाग गया और जंगल में उसने जो है बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे शेर को देखा। यहाँ पर लेखक की बात की गई है। ठीक है, तो वो शहर से बचने के लिए वो जंगल में चला जाता है। जंगल में वो देखता है कि बरगद के वृक्ष के नीचे एक शेर बैठा हुआ है जिसका मुंह खुला हुआ है। शेर से बचने के लिए वो एक झाड़ी के पीछे कुछ इस प्रकार छिपकर बैठा था कि शेर उसे देख ना पाए। उसने देखा कि जो जंगल के जानवर हैं वो अपनी इच्छा से पंक्तिबद्ध होकर, यानी कि एक लाइन में होकर, एक लाइन में शेर के खुले मुंह की ओर जा रहे हैं और शेर के पेट में ही समाते हुए जा रहे हैं। यानी कि वो वापस नहीं आ रहे हैं, वो किसी ना किसी काम से वहां पर जा तो रहे हैं लेकिन वो उस काम को करते हुए वहीं पर रह जा रहे हैं, वो वापस आने का उनका कोई नाम नहीं है। जो शेर है वो इस तरह से उन्हें प्रतिबद्ध करता है, या शेर के पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो वापस आ ही नहीं पाते हैं। लेखक ने जानवरों से इसका कारण जानना चाहा तो सब ने अलग अलग कारण बताए। सबसे पहले लेखक जो है वो गधे से पूछता है, तो गधे ने बताया कि शेर के मुंह में हरी घास का विशाल मैदान है, इसीलिए वो वहां पर जा रहा है, वहां पर वो आराम से रहेगा और उसे खाने को खूब सारी घास मिलेगी। उसके बाद लोमड़ी से उसने पूछा, तो शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, वहां पर वो नौकरी करेगी और वहां पर वो
आवेदन करेगी। उसके बाद उल्लू से पूछा तो उल्लू को शेर के मुंह में स्वर्ग दिखाई दे रहा है। वो निर्वाण पाने के लिए उसके पेट के अंदर जा रहा था और लेखक ने देखा कि जो कुत्ते हैं वो भी समूह बनाए हुए हैं और वो भी शेर के मुंह में जा रहे हैं। कुछ दिन बाद लेखक ने सुना कि शेर अहिंसावादी और सह अस्तित्ववादी का समर्थक है और वह जानवरों का शिकार नहीं करता है। एक दिन वह स्वयं भी शेर के पास गया और उसने देखा कि जो शेर है वो आंखें बंद किए हुए बैठा है, उसका स्टाफ जो है वो काम का निपटारा कर रहा है। लेखक ने पूछने पर शेर जो है वो शेर के स्टाफ ने बताया कि जिन सुख सुविधाओं को पाने के लिए जो जानवर हैं वो शेर के पेट में जा रहे थे वहाँ वे सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जो लेखक ने जब उनका प्रमाण मांगा तो स्टाफ ने प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास को बताया और साथ ही ये भी कहा कि बाहर जो रोजगार दफ्तर है वह झूठ है। लेखक को दोनों दफ्तरों यानी कि शेर के मुंह में स्थित और बाहर जो हमारे पास जो बाहरी दुनिया में स्थित रोजगार दफ्तर है उसका अंतर पता था, इसीलिए वह शेर के मुंह में नहीं गया। लेखक को इस बारे में पता था। अब नेक्स्ट है हमारे पास पहचान। यहाँ पर इसमें जो राजा है उसके पास एक बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा है। ठीक है, इसमें राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है क्योंकि जो बहरे हैं वो बिना कुछ सुने, जो गूंगे हैं वो बिना कुछ बोले और जो अंधे हैं वो बिना कुछ देखे ही उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। कहानी यहाँ पर जो कहानी में बताया गया है कि वो यथार्थ की पहचान कराते हैं। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और ज़रूरी भी ठहराया जा रहा है। उसके बाद है कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी राजा ने आदेश दिया कि उसके राज्य में सब लोग आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। राजा की आज्ञा मानते हुए सभी इसी वैसे ही करते हैं और राजा जो है वो कुछ भी काम करता रहता है। ठीक है, आंखें बंद करके जो काम करने से जो काम है वो अधिक और पहले से बेहतर होने लगा। इसके बाद राजा ने कान बंद करने को कहा तो सबने उस आज्ञा का भी पालन किया। सब कान बंद कर कर काम करने लगे। उसके बाद बोलने पर भी उन्होंने बाधा लगा दी तो सब अपने यानी कि यहाँ पर बताया गया कि जो मतलब अपने उन्होंने आदेश दिया कि वो सभी अपने होंठ सिलवा लें और इसी तरह के और भी आदेश उन्हें मिलते रहे जिसे लोग मानते रहे। उसके बाद जो राज्य है वो अपनी गति से प्रगति कर रहा था। पर क्या होता है कि जब सब कुछ जो लोग हैं उन्होंने अपनी आंखें खोली और तो उन्होंने जो अपनी राज्य की प्रगति है उसे देखना चाहा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई प्रगति नहीं हुई है, जैसा सब था सब वैसा ही है, बल्कि उससे भी और ज़्यादा बेकार हो चुका है। उन्हें राजा के अलावा वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ तक कि वो स्वयं को भी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। पहली, आँख बंद करने की और कि जनता आंख बंद करके सारा काम करेगी। दूसरा उन्होंने हुक्म किया कि वो सभी लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा दें। और तीसरी जो उन्होंने आज्ञा करी वो थी कि सभी अपने होंठ सिलवा ले जिससे कोई बोल ना पाए और सब अपनी मर्जी से काम करते रहें। ठीक है, तो जब जनता अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो देखती है कि सब कुछ ऐसे का ऐसा ही है और राजा जो है सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट है 4 हाथ। और यहाँ पर क्या होता है कि ये भी एक छोटी सी पूंजीवादी व्यवस्था में जो मजदूरों का जो शोषण होता है उसको उजागर करती हुई एक लघु कथा है। ठीक है, पूंजीपति जो है वो हर प्रकार के उपाय करके मजदूरों को अपना जो पंगु है उसे बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करके नए नए तरीके ढूंढते हैं और उनकी अस्मिता को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया कि अपने व्यवसाय को बढ़ाने में जुट एक मिल मालिक के दिमाग में एक विचित्र ख्याल आता है कि जो सारा संसार है वो एक मिल हो जाए और संसार के जो सभी लोग हैं वो उस मिल के मजदूर बन जाएं। वह स्वयं उस मिल का मालिक और उसमें उत्पाद होगा आदमी, जिसके लिए उसे कोई मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। एक दिन उसने सोचा कि यदि आदमी के 4 हाथ हो जाएं तो काम और मुनाफा दोनों ही बढ़ जाएंगे। और फिर वो एक काम पर यह काम कौन करेगा, वह समस्या सामने थी। इसका हल उसे नजर आया वैज्ञानिकों में। उसने वैज्ञानिकों को नौकर रखा। कई साल तक शोध करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि आदमी के 4 हाथ होना असंभव है। उसके बाद ये सुनते ही जो मिल मालिक है वो क्रोधित हो जाता है और उन सबको नौकरी से निकाल देता है जो
वैज्ञानिक होते हैं। उसके बाद वो खुद ही इस काम में जुट जाता है। उसने 4 हाथ बनाने के लिए मजदूरों के शरीर में कटे हाथ, लकड़ी के हाथ और अंत में लोहे के हाथ लगवाने चाहे, पर इससे तो मजदूर ही मर गए। अंत में उसने मजदूरी जो है वो आधी कर दी और मजदूरों की जो संख्या है वो दुगनी कर देता है, जिससे जो मुनाफा है वो भी बढ़ जाता है, और यानी कि जो उसका मुनाफा है वो भी बढ़ जाता है और एक कम समय में जो काम है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पर आते हैं साझा। इसमें जो उद्योग हैं उस पर जो कब्जा जमाने की बातें हैं, मतलब जो पूंजीपति हैं वो उद्योगों पर कब्जा जमा लेते हैं, तो उसमें किसान और उत्पाद पर बात की गई है। ठीक है, गांव का एक प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो किसान है, किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी जो सारी फसल है उसको हड़प लेते हैं पूंजीपति और जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है। ठीक है, किसान को खेती करने का पूरा ज्ञान था, परंतु डरा दिए जाने के कारण वो अकेले ही खेती करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। किसान पहले ही शेर, चीता और मगरमच्छ के साथ खेती करके देख चुका था। इस बार हाथी ने उससे साझे में खेती करने की बात कही। किसान ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। तब हाथी ने उसे प्रलोभन देते हुए कहा, यानी कि उसे लालच देते हुए कहा कि साझा खेती करने से जंगल के जो छोटे छोटे जानवर हैं वो तुम्हारे जंगल उसमें खेत में नहीं आएंगे, और उसके बाद वो तुम्हारी जो मतलब हाथी है वो किसान से कहता है कि वो तुम्हारी किसी भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि वो मुझसे डर जाएंगे, यानी कि हाथी से डर जाएंगे। खेती और जो तुम्हारी खेती है वो सुरक्षित रहेगी। किसान के किसी तरह हाँ करते ही हाथी ने किसान का साझेदार होने की घोषणा जंगल में करा दी और नुकसान करने वाले को चेतावनी भी दे दी। उसके बाद जो किसान है, किसान के अथक परिश्रम से गन्ने की फसल तैयार हो गई, तो वह गन्नों का बंटवारा करने के लिए किसान को बुला लाया और आधी आधी फसल बांटने की बात कही, जिसे सुनकर हाथी नाराज हो गया। हाथी ने किसान से अपने पराये की बात छोड़ मिलजुल कर गन्ने खाने की सलाह दी। हाथी ने एक गन्ना तोड़ा, उसका एक सिरा स्वयं पकड़कर दूसरे किसान को पकड़ा दिया। ठीक है, गन्ना खाते समय किसान भी हाथी के मुंह की ओर खींचकर मतलब जो किसान है वो भी हाथी के मुंह की ओर खिंचकर आने लगा और उसने गन्ना छोड़ दिया। इस प्रकार साझे की खेती का जो सारा फायदा है वो हाथी ने ही उठा लिया। यानी कि जब वो हाथी किसान गन्ना खा रहा था तो वो, और एक साइड से जो हाथी है उसने पकड़ा और एक साइड से किसान ने, तो जो हाथी है वो ताकतवर है, ठीक है, शक्तिशाली है, तो वो खा रहा था, तो जो गन्ने के साथ साथ जो किसान है वो भी उसके साथ साथ उसकी मुंह की तरफ बढ़ने लगा, और यानी कि अगर जो किसान है उसके बाद उसने वो गन्ना छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ता तो जो हाथी है वो उसको भी खा जाता। और इस प्रकार से जो साझे की खेती है उसका जो सारा फायदा है वो हाथी ने उठाया और किसान को इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा या उसको नुकसान हुआ। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।